हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में। और मैं हूं गौतम। करते हैं बेटा आज की एक क्लास। इसमें एक न्यू टॉपिक की बात करेंगे हम आज। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा, एक टॉपिक मिला था आपको किससे रिलेटेड, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। ऐसे ही बेटा आज का हमारा क्वेश्चन जो है, जो कंसेप्ट है वो चलेगा स्टैट्स से रिलेटेड, यानी कि सांख्यिकी की बात करेंगे। अब सांख्यिकी में जो हम थ्योरेटिकल कुछ पोर्शन है उसकी बात करते हैं आज। तो जैसे कि बेटा सबसे पहले बात की जा रही है माध्य की। अब देखा जाए माध्य है कुछ नहीं खास। माध्य होता क्या है? एक औसत। क्या होता है बेटा? एक औसत, यानी कि सर एक एवरेज। अब इस एवरेज से प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के साथ साथ कहीं कहीं पे थ्योरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि बेटा हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, या फ्रीक्वेंसी एरे की, या फिर आपकी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज आप लोग बोलते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब किसकी? आपके माध्य की। तो माध्य क्या है बेटा? एक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बेटा जब बात करेंगे हम, तो इसको बोलते हैं बेटा हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इसमें हम तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? माध्य, माध्यिका, और तीसरा आपका होता है बहुलक। ठीक। अब माध्य के अंदर और माध्यिका के अंदर आप किसी भी के अंदर चले जाएं तो हमारे पास तीन सीरीज निकल के आती हैं, जैसे कि हमें पता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो बड़ा इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रृंखला। तो इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट को बेटा आप लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी एरे। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? फ्रीक्वेंसी एरे। और कॉन्टिन्यूस सीरीज को आप क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीन तरीके से अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपने देखा होगा आपके पास होता है क्लास इंटरवल, और उसके साथ साथ आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी को सर आवर्ती बोलते हैं। शाबाश बच्चा, फ्रीक्वेंसी को आवर्ती बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट, यानी कि विविध श्रृंखला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? विविध श्रृंखला, यानी कि फ्रीक्वेंसी एरे। तो यहाँ पे जो डिस्कस किया गया बेटा कि मोड क्या है, तो मोड क्या है? एक सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपने देखा मोड और मीडियन भी क्या है बेटा? सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक एवरेज होता है, एक अनुपात होता है। आप देखते हैं कि एक औसत है। ये क्या है? एक औसत। किसी भी डाटा का आप एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो यह किसी दिए गए डाटा सेट के लिए मूल्यों के समान वितरण को दर्शाता है। तो मूल्यों का समान वितरण का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास मान लें क्लास में 10 बच्चे हैं, हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, और उन बड़ा 10 स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स आए होंगे। किसी के 10 आए होंगे, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 18, किसी के 20, इस तरीके से मार्क्स चले होंगे। और मैं आपसे बोलूं, ठीक है, इस तरीके से मैं सबके मार्क्स लगाता चला जाऊं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैं लिख लूं यहाँ पे, तो और मैं आपसे बोलूं कि भाई इनका एक औसत बताएं, तो औसत माने क्या होगा? इसका माध्य बताएं, इसका मीन बताएं। तो उस माध्य को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से। हाँ सर, ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम था माध्य, और माध्य को हम किससे डिनोट करते थे? एक्स बार से सर माध्य को हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक वैल्यू आएगी निकल के, और वो वैल्यू क्या होगी? टोटल नंबर का एवरेज होगी। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। क्या बोलते हैं बेटा? समांतर माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी। इसके बाद इसके गुणों की, विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पे आती है बेटा कुछ क्या? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है माध्य की? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं एग्जाम में। तो कहते हैं बेटा सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन
इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अभी क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि सम ऑफ डेविएशन जीरो होगा, 1 होगा, तो इसको आप हमेशा क्या बताएंगे कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। इसके साथ साथ बेटा बेटा स्क्वायर जो होता है, अब देखो सम और उसके बाद क्या बात करिए स्क्वायर की, क्या बात है, एक 7 और फिर 1 के स्क्वायर। तो जब भी आप इसकी डेविएशंस का स्क्वायर करोगे ना, वो आपको लीस्ट वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? लीस्ट। तो लीस्ट माने कम से कम वैल्यू देगा आपको। कहते हैं बेटा इफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर रिप्लेस बाय द वैल्यू ऑफ मीन देन अल्टीमेट रिजल्ट एवरेज डज नॉट डेविएटेड। सही बात है, अगर हम उसकी वैल्यूज को क्या करें, ऑब्जर्वेशन को बेटा हम क्या करें, आगे पीछे रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें, तो उसमें भी कोई भी आपके माध्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म होती है बेटा क्या? चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। अब सर ये चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल है क्या? अब देखो बेटा चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है और स्केल का मतलब क्या होता है। ओरिजिन का मतलब ये होता है आप इस माध्य की टर्म में कोई प्लस माइनस करो, और स्केल का मतलब क्या होता है आप उसमें मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। ठीक है, तो दोनों पर ही क्या बोला है उसने कि इट बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द रूल इन केस ऑफ ऑटोमेशन वेरिएबल यूज्ड एडिशन या सब्सट्रैक्शन चेंज इन द वैल्यू ऑफ मीन। इसमें मीन की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। साथ साथ अगर आप उसमें डिवाइड करेंगे या फिर आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका जो मीन होगा वो क्या होगा बेटा? चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा बेटा? आपका चेंज हो जाएगा। तो AM माने अर्थमेटिक मीन्स हमेशा क्या होगा? डेविएशन विचलन शून्य होगा बेटा इसका। माध्य से विचलन के योग का वर्ग सदैव क्या होगा? न्यूनतम मान देगा। अगर उसको बदल दिया जाए तो आपकी वैल्यू क्या होगी? माध्य में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर मूल परिवर्तन कर दें या पैमाने में परिवर्तन कर दें तो दोनों ही केस में आपका क्या होगा? माध्य चेंज हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों पर ही माध्य क्या होता है बेटा? चेंज होता है। दोनों पर ही माध्य क्या होता है? चेंज होता है। चलिए इसके बाद बेटा हम बात करते हैं आपकी ज्योमेट्रिक मीन की। अब ज्योमेट्रिक मीन में ज्यामितीय माध्य है। किसकी बात करें बेटा? ज्यामितीय माध्य। अब ये एवरेज सेट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेशन विच कॉमनली यूज टू द परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पे कितनी सही बात है, ये किस लिए, अब देखो ज्योमेट्रिक मीन किस लिए यूज होता है? किसी डिटरमाइन द परफॉर्मेंस रिजल्ट या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। एंड टेक्निकली इसको हम क्या बोलते हैं? रूट प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, ये क्या है? मान लो आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं। अब 2 प्रोडक्ट मेरे पास क्या है? रूट निकालना है A और B। ठीक है बेटा, तो इसके एंस का रूट निकालोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ज्योमेट्रिक मीन। तो नॉर्मली हम ज्योमेट्रिक मीन को क्या बोलते हैं? समथिंग लाइक दिस, है ना। ये रूट होता है। क्या होता है बेटा? रूट होता है किसका? AB का। अब AB आपके लिए कुछ नहीं है, AB टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो जब उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा। हाँ, इसको हम एक लॉग वैल्यू के साथ भी और भी करते हैं। ठीक है, इसको हम लॉग लगाकर भी सॉल्व आउट करते हैं। अब इसका यूज क्या है? ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे यूज होता है? देखो बेटा, तो कहता है फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, पॉपुलेशन एंड अदर इकोनॉमिक बिजनेस सीरीज के अंदर हम ज्योमेट्रिक मीन का उपयोग करते हैं। साथ साथ अगर हमें कहीं वेट, लार्ज वेट गिवन है स्मॉल आइटम्स का, स्मॉल वेट गिवन है किसका? लार्ज आइटम्स का, तो उस सिचुएशन में भी हम सोशल और इकोनॉमिक फील्ड्स में ज्योमेट्रिक मीन का यूज कर सकते हैं। और लिखा है ज्योमेट्रिक मीन इज थ्योरेटिकली कंसीडर्ड टू बी बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यानी इंडेक्स नंबर के अंदर अगर बात की जाए तो बेस्ट वहां पे एवरेज क्या होगा? आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, बेस्ट एवरेज वहां पे क्या होगा? आपके लिए ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ये थी बड़ा ज्योमेट्रिक मीन की विशेषताएं, कैसे निकालते हैं रूट्स में, और ये कहाँ पे यूज होता है इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो यूज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ज्यामितीय माध्य आपका कहाँ यूज होगा? सेल्स में, प्रोडक्शन में, किसी एवरेज निकालना हो परसेंटेज का तो वहां पे आपका अर्थमेटिक मीन यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्या है? इसी में इसका मैंने हिंदी में लिखा है इसको कि कहाँ पे इसका पता लगाना। औसत उपयोग तब किया जाता है जब छोटी वस्तुओं का बड़ा भार हो या फिर बड़ी वस्तुओं का छोटा भार हो। ठीक है, यानी कि जहाँ पे वेट गिवन होगा तो वेट के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं। सूचकांक संख्याओं के निर्माण में ज्यामितीय माध्य को सैद्धांतिक सबसे अच्छा औसत माना जाता है। यानी कि इंडेक्स नंबर के अंदर सबसे अच्छा औसत क्या होगा? हमारा ज्यामितिक माध्य होगा। चलिए
इसके बाद बेटा हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज द प्रोडक्ट दिया ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। टू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन इज रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स इज द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स इज द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो दो वेरिएबल्स का रेशियो होगा वही क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन का क्या होगा बेटा, रेशियो होगा। तो दो चरों के गुणनफल का ज्यामितीय माध्य है, उनके ज्यामितीय माध्यों का गुणनफल होता है, और दो चरों के अनुपात का ज्यामितीय माध्य है, ज्यामितीय माध्यों का अनुपात होता है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना, रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा, और गुणनफल क्या होगा बेटा, उसका गुणनफल हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा बात आती है आपकी हार्मोनिक मीन की। तो हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ एवरेज। जैसे कि बेटा आप देखते हैं हार्मोनिक मीन निकालते हैं जब हम, तो आप देखते हैं कि डाटा हमने x निकाला 10, 12, 15, 18, 20, इस तरीके से हमने कोई वैल्यू लिखी, और जब इसका हम एवरेज कैलकुलेट करें तो इस एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा और n से डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें बच्चा, तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आप क्या करते हैं सर, इसे हम करते हैं 1/x, ठीक है। इन सभी वैल्यू को हम क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं, और फिर हम हार्मोनिक फॉर्मूला एक लगा देते हैं n/1/x, ठीक है। इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम हार्मोनिक मीन को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ बेटा बात करें हम किसकी, अर्थमेटिक मीन की, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की जब हम बात करेंगे, तो यहां पर हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा, ये हो गया हमारा n/1/x, ठीक। और इसको हम इस तरीके से आगे सॉल्व आउट करते रहेंगे। तो सिग्मा, अगर आप यहाँ पे बोले सर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या फ्रीक्वेंसी एरे की बात करें, तो सिग्मा के साथ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अगर हम मीन की बात करें, तो मीन हमारे लिए क्या है सर, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। और सर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, तो ज्योमेट्रिक मीन हम क्या करते हैं सर, रूट निकालते हैं किसका, nth टर्म्स का, ए बी का, ठीक है। और प्रोडक्ट और रेशियो की बात की जाती है। और हार्मोनिक मीन में आप क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन मीन हो गए बेटा, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और आपका समांतर माध्य। अब दिस मीन इज फाइंड टू एवरेज इवेल्युएट रेट टाइम प्राइस, ठीक है। जहां पे कीमत, समय और दर की बात की जाए, तो वो समय निकालने के लिए क्या काम आता है आपका, हार्मोनिक मीन। यानी कि आप ये ना सोचें कि सर एवरेज मीन से नहीं निकाल सकते, या अर्थमेटिक मीन से नहीं निकाल सकते हो, लेकिन यूजफुल बेस्ट क्या होगा, वहां पे हार्मोनिक मीन होगा। जैसे इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, वहां पे यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का, यानी कि ज्यामितीय माध्य, ठीक है जी। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। तो तीन हमारे पास माध्य हो गए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके साथ साथ बेटा रिलेशनशिप देखी जाए, तो रिलेशनशिप को ऑब्जर्वेशन करते हैं। फॉर एनी सेट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग रिलेशंस क्या होगा, कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन बेटा ग्रेटर देन होगा किससे, हार्मोनिक मीन से। फॉर गिवन टू ऑब्जर्वेशन इन सीरीज द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड ट्रू, कि अर्थमेटिक, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है, और इस फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से आपको दिखाया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं ये बोलूं हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इनटू अर्थमेटिक मीन, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डिवाइड में आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होगा। ओके, तो फॉर गिवन द टू ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड ट्रू, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा बेटा, आपके हार्मोनिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन इक्वल टू जीएम के स्क्वायर के बराबर होगा ही होगा, ठीक है जी। तो ये रिलेशनशिप है किसके बिटवीन बेटा, ये रिलेशनशिप है माध्य के
जमाती माध्य, हार्मोनिक माध्य और समांतर माध्य के। अब बेटा बात करते हैं मीडियन की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम? मीडियन की। तो मीडियन आपके लिए क्या होती है? एक तरीके से मिडिल वैल्यू। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, दो चीजों में लेके चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसको हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन को एक डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं और उसके बाद हम उसको देखते हैं क्या कि आपका मिड टर्म क्या होगी डाटा सेट की, मीडियन कहलाएगी। ठीक है, तो मिडिल नंबर डाटा सेट का क्या कहलाएगा बेटा? मिड वैल्यू कहलाएगा, यानी मिड वैल्यू क्या होगी आपकी? माध्यिका। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें बेटा, तो क्या है, कहता है जी इजी टू कैलकुलेट है। हाँ जी, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं माध्यिका को, तो माध्यिका को हम तीन सीरीज में करते हैं, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम देखते हैं क्या बेटा, माध्यिका इज इक्वल टू, ठीक है, तो माध्यिका को हम क्या करते हैं, अपना ले लेते हैं n+1/2 टर्म। ठीक है, अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात की जाए बेटा, तो भी क्या होगा, ये n+1/2 हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपने देखा होगा एक फॉर्मूला लिखते हैं n1+n/2 माइनस का CF इंटू F इंटू माई। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज में क्या करती है बेटा, माध्यिका अलग अलग तरीके से काम करती है। लेकिन सर इंडिविजुअल सीरीज में हम दो तरीके से देखते हैं, एक होता है ऑड और एक होता है इवन। तो मेरा मानना ये है, हम क्या करते हैं, इसको एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करें, इस वाले से n/2 + 1 से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बच्चे इस तरह से लिखते हैं, n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय हाफ। तो ये इसे डिवाइड कर दिया गया इवन और ऑड में, लेकिन हम डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूला से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, n+1th टर्म आएगी आपके पास, और जो टर्म आएगी वही हमारा क्या होगी बेटा, माध्य या का हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। ओके, तो एक तरीके से जो ये ऑब्जर्वेशन है, ये किसके बिहाफ पे बेटा, ये बिहाफ पे आपके नंबर ऑफ डेटास के, यानी कि तो वैसे वी डिटरमाइन द मीडियन ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओजाइव। ठीक है, तो जहाँ पे बेटा ओजाइव होगा, ओजाइव में आप क्या करते हैं, एक होता है आपका लेस देन और एक होता है आपका क्या, मोर देन। सॉरी, जब लेस देन और मोर देन की बेटा बात की जाती है, ठीक है, तो एक ओजाइव इस तरीके से आता है, एक ओजाइव इस तरीके से आता है। तो जहाँ पे मिड पॉइंट पे मिलते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है बेटा, ये वो हमारे लिए बन जाता है ओजाइव। तो ओजाइव के मिडिल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीडियन। तो ओजाइव की माध्यिका की हेल्प से हम माध्यिका निकाल सकते हैं ओजाइव में। इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज क्लासिफिकेशन इज स्पेशली यूजफुल बिकॉज ओनली पोजिशन इज ascertained. If useful for studying social phenomena like wages, distribution, wealth, skill, etc. Positional value and not is calculated value. तो मीडियन क्या होती है, मीडियन इज अ पोजिशनल वैल्यू। आपकी जो मीडियन है बेटा, वो क्या है, आपकी पोजिशनल वैल्यू होती है। क्या होती है, जो आपको पोजीशन बताती है, ये कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज है आपकी माध्यिका की। ठीक है जी, चलिए माध्यिका के गुण आसान करना बेटा, इसको करना समझने में आसान है। ठीक है, इसमें अच्छे औसत के गुण हैं, तोड़नों की सहायता से हम इसकी माध्यिका को निकाल सकते हैं। ठीक है, और मुक्त वर्गीकरण के मामले में यह विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि केवल स्थिति का ही पता लगाया जाता है। सामाजिक परिघटनाओं में जैसे मजदूरी, धन का वितरण, कौशल आदि के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और ये एक स्थितीय मान है, ना कि परिकलित, यानी कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, एक पोजिशनल वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद आती है बेटा, हम बात करते हैं किसकी, मोड की। ठीक है, द वर्ड मोड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एल मोड मीन्स मोस्ट फैशनेबल आइटम। क्या बोलते हैं इसे हम, मोस्ट फैशनेबल आइटम। और इसके नाम से कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी गया है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, किसके नाम से, मोस्ट फैशनेबल आइटम के नाम से आता है एग्जाम में। या फिर ऐसा नंबर बेटा जो बार बार रिपीट होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, मोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं आप, मोड कहते हैं। ठीक है, अब द सीरीज है वन मोड और मोर देन वन मोड भी हो सकते हैं, एक से अधिक मोड भी हो सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक मोड भी हो सकते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या बेटा, मोड अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। तो मोड भी जो बेटा आपका है, जो हम जेड से डिनोट करते हैं मोड को। अब आप जो आपका माध्य था,
माध्य भी आपका स्केल और ओरिजिन दोनों पे चेंज था। अब आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन का मतलब क्या है सर, जहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। स्केल का मतलब क्या है सर, जहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करें। तो वहां पे इट मे बी अनडिफाइंड इन सीरीज, इट डज नॉट पोजेस एनी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसकी कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। वैल्यू ऑफ मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ईच एवरी आइटम। ठीक है, आपने देखा होगा सभी आइटम पे नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसी आइटम पे क्या होगा, मोड बेस होगा। सारी सीरीज पर मोड बेस नहीं होगा। एज कंपेयर टू मीन, मोड इज अफेक्टेड अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो एक श्रृंखला परिभाषित है, इसमें कोई गणितीय गुण नहीं है, और परिवर्तन के साथ साथ पैमाने के परिवर्तन पर भी क्या होता है बेटा, ये प्रभावित होता है। ओके, इसके बाद बोला गया बेटा रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। द रिलेशनशिप मीन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मोड ऑल कोइंसाइडेड और टेक सेम मैट्रिकल वैल्यू, यानी कि नेगेटिव स्क्यू होगा या फिर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव स्क्यू होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव स्क्यू है तो मोड की वैल्यू ज्यादा होगी मीडियन से और माध्य से। ठीक है, यानी कि इसकी जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी। दूसरा कहता है पॉजिटिव स्क्यू होगा तो मीन ज्यादा होगा मीडियन से और फिर मोड, यानी सबसे ऊपर हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, मोड की, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव स्क्यू। आपने देखा होगा इस तरीके से हम बिग बेल शेप बनाते थे। ठीक है, तो यहीं पे होते हैं हमारे क्या, एक पॉजिटिव स्क्यू और एक नेगेटिव स्क्यू। ठीक है, दो तरीके से ये कहानी हमारी यहाँ पे चलती है। और कहता है अगर इंपेरिकल रिलेशन, अब देखो यहाँ से ना मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म भी हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। ठीक है, तो इंपेरिकल रिलेशनशिप ऑब्जर्व बिटवीन मीडियन एंड मोड। इंपेरिकल पे क्या रिलेशन आएगा, इनका मोड किसके बराबर होता है बेटा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। ठीक है, ये रिलेशनशिप एग्जाम में काफी सवाल पूछी जाती है। ठीक, चलिए, इन केस ऑफ सीरीज मोल इट डिफाइन द अबव फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग मोड। तो ठीक है, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोइंसाइडेड है, पॉजिटिव ऐसे निकालोगे। ठीक है, और नेगेटिव स्क्यू ऐसे निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, नेगेटिव वाले में मोड की वैल्यू ज्यादा होगी और पॉजिटिव वाले में मीन की वैल्यू ज्यादा होगी, और मीडियन बेचारा बीच में फंसा रहेगा, मीडियन बेचारा बीच में फंसा रहता है। ठीक है जी, चलिए अब कंपैरिजन करते हैं बेटा मीन, मीडियन, मोड तीनों के। अब क्या करें हम लोग, इसका कंपैरिजन करते हैं तीनों का, मीन, मीडियन और मोड का। आइए, तो कह रहा है बेटा मीन, मीडियन आर सर्टेन वैल्यू बट नॉट ऑन मोड। ठीक है, मोड की कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है। इट इज नॉट प्रीसाइज एंड एक्यूरेट, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मोड एज कंपेयर टू मीन एंड मीडियन। ठीक है, मीन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम। अब ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ हमारा तैयार हो गया कि मीन क्या होता है, सभी आइटम से बेस होता है, बट मीडियन एंड मोड आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स इन द सीरीज। तो ये सभी सीरीज में नहीं होते हैं। अलजेब्रिकली ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट यूजफुल फॉर अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट में ये क्या है, यूजफुल नहीं है। मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, मीडियन इज स्लाइटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, और मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा आपका माध्य। सबसे ज्यादा इफेक्टेड आपका क्या होगा बेटा, माध्य इफेक्ट होगा। इसके बाद मीन, मीडियन एंड मोड कैन बी कंप्यूटेड ग्राफिकली बट नॉट मीन। अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये बन गया एक और तैयार, देखो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भाई ऐसा कौन सा है इन तीनों में से कौन सा ग्राफिकली नहीं है। तो मीन कभी भी ग्राफिकली आप नहीं निकाल सकते। माध्य निकाल सकते हैं, नहीं। हाँ सर, माध्य का निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ औजाई, विद द हेल्प ऑफ औजाई। सर क्या हम मोड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम आप मोड निकाल सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम आप क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ तोरण, तोरण माने क्या होता है बेटा, आपका हो जाए, उसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, माध्य का निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, मेरी बात यहां तक बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है बेटा।
तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए बेटा 3 चीज़ें, एक मीन, एक मीडियन और एक मोड। ठीक है, इससे कुछ प्रैक्टिकली टॉपिक्स मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, इसका थ्योरी, और इस थ्योरी से एटलीस्ट आप मान लो कि 5+ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। बाकी आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि सभी लोग इसको देख सकें और सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से हम बढ़ते रहेंगे आगे। बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।